हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री में, जहां पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो आपका 13 जनवरी का पेपर हुआ था ना, उसका जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है उसके बारे में। तो भैया पेपर जो था फर्स्ट शिफ्ट से तो थोड़ा सा इजी ही था। फर्स्ट शिफ्ट वाला पेपर जो था भैया थोड़ा सा टफ था। बच्चों को, जिन लोगों ने फर्स्ट शिफ्ट वाला पेपर दे के रखा है भैया, उनके लिए बहुत बहुत बधाई है, उन्होंने फर्स्ट शिफ्ट को आपको निकाल दिया। तो चलिए जी, अब फटाफट से हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, देख लेते हैं कि सेकंड शिफ्ट का केमिस्ट्री का पेपर कैसा था। हाँ जी, तो शुरू करते हैं हम लोग आज का पेपर, जो कि होने वाला है आपके पास में इवनिंग शिफ्ट का 30 जनवरी 2024 का। तो देखो, ये वाला पेपर मेरे हिसाब से तो इजी है। सुबह वाला पेपर जिस जिसका भी गया था भैया, उसको थोड़ा सा टफ मिला होगा पेपर, बट हाँ, सुबह वाले पेपर से ये इवनिंग वाला जो पेपर है वो इजी है। और जो क्वेश्चन से कई सारे टॉपिक्स हैं वो एग्जैक्ट रिपीट हुए हैं इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन पेपर से ही। तो देख लेते हैं, जैसे जैसे हमारा पेपर चलता चला जाएगा वैसे वैसे बताता चल जाऊँगा कहाँ कहाँ से रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, वाई पोटेशियम पर मैग्नेट शोज कलर। जैसे ये क्वेश्चन दिखाई देता है तो लोगों को दिमाग में सबसे पहले जो आंसर निकल कर आता है, तो वो निकल कर आता है इसमें, सॉरी, निकल कर आता है आंसर ये डी ट्रांजिशन का। परंतु ये गलत है। याद रखना, डी ट्रांजिशन से जो कलर शो होता है वो सिर्फ और सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए ही शो होता है। यहाँ पर जो कलर शो होता है पोटेशियम पर मैग्नेट में, बिकॉज ऑफ लिगेंड टू मेटल चार्जेस। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपके पास में? थर्ड वाला। नाउ बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगर सी इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सी। तो सी का मोल फ्रैक्शन आपको फाइंड आउट करना है। बहुत 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 ईजी सा क्वेश्चन है, सीधी सी बात है। जितने भी आपके पास में आ जाएंगे कोई टेंशन वाली बात नहीं, आंसर हो जाएगा ये एन सी अपॉन में हो जाएगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। तो इतनी सी कहानी आपके पास में बन जाएगी, दैट्स इट। नाउ इसके बाद में बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की, जहाँ पर बोला गया है आईयूपीएसी नेम ऑफ कंपाउंड CH3CH सिंगल बॉन्ड सी, दिस इसका आईयूपीएसी नेम रखना है। अब ये तो बच्चों वाला खेल हो गया, बहुत 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 ही ज़्यादा। और देख रहे हो एक पैटर्न चल रहा है, आईयूपीएसी नेम में सिंपल आईयूपीएसी नेम पूछे जा रहे हैं जो आपको फ्री के 4 नंबर देके चले जाएंगे। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, नंबरिंग की बात की जाए तो ये हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। तो थर्ड पोजीशन पे मिथाइल रखा हुआ है, 4 कार्बन है, तो ये हो जाएगा आपके पास में ब्यूट, और साथ ही साथ में हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। तो ब्यूट 1 आइन लिख दो या ब्यूटाइन लिख दो, एक ही बात होती है। तो 3 मिथाइल ब्यूटाइन, ये हो गया सेकंड वाला आंसर। नाउ बात कर लेते हैं अब हम लोग भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर है आपके पास में फोर्थ वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल हैव द लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पर किसका होगा? तो भाई देखो, बहुत ही सिंपल सा है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ के रखा हुआ है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या होता है? IKF इंटू मोलालिटी। अब ये कांस्टेंट हो जाएगा, सभी में ये भी कांस्टेंट हो जाएगा आपके पास, परंतु जो 1 2 फैक्टर आई है वो आपके पास कांस्टेंट नहीं होगा। जैसे ग्लूकोज है तो ग्लूकोज क्या होता है? यूनिमोलिकुलर, तो 1 2 फैक्टर हो जाएगा 1। उसी तरह से आपके पास में बेंजोइक एसिड है तो यहाँ पर भी 1 2 फैक्टर आपको क्या लेकर चलना है? 1 लेकर चलना है ना, I = 1। पर आपके पास में जो इथेनॉइक एसिड है CH3COOH, तो इससे क्या हो जाएगा? 2 पार्ट में टूट जाएगा, तो 1 2 फैक्टर हो जाएगा 2। और सुक्रोज भी एक ही पार्ट में टूटता है, इसलिए 1। तो यहाँ पर सभी कुछ सेम है, सिर्फ 1 2 फैक्टर आई की वैल्यू 2 कहाँ पर आ रही है? हमारे पास में 180 ग्राम ऑफ इथेनॉइक एसिड पर। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। नाउ बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जहाँ पर बोला गया है अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर डिक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर। उनके डिक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर के बेसिस पर इसको समझा देना है। तो भैया ये आपके पास में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के थ्रू बताया जाएगा, तो जस्ट एक बार आप बुक में चेक कर सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में आप लोग को दिख जाएगा। तो सही आंसर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, सही आंसर इसके अंदर रहेगा BrO4 नेगेटिव, IO4 नेगेटिव एंड ClO4 नेगेटिव। ठीक है जी, चलिए अब अगला हमारे पास में क्या आ गया? सैलिसिलिक एल्डिहाइड, सॉरी सैलिसिल एल्डिहाइड, ये का यही क्वेश्चन पता है जो आपके पास शिफ्ट 1 है उसमें भी पूछा गया था, 30 जनवरी वाला। इसके अलावा 29 जनवरी के शायद शिफ्ट 2 में भी इसका क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनाना है तो भैया सैलिसिल एल्डिहाइड बनाने के लिए हम लोग को पता है कौन सी रिएक्शन होती है? राइमन टाइमन रिएक्शन, ठीक है। राइमन टाइमन रिएक्शन होती है सैलिसिल एल्डिहाइड के लिए, तो मिलाया क्या जाता है? CHCl3 एंड NaOH, मतलब क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है बार बार वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, और इसके अंदर बता के रखा भैया साइक्लोहेक्सीन है, और पहली पोजीशन पे ही हमारे पास में क्या है? मिथाइल है, तो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन आपके पास में रखा गया है। इसके अंदर आपको यहाँ पर बोला गया है कि डाइबोरेन इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। ध्यान रखना परऑक्साइड के साथ बेस यहाँ पर रखा गया है, और दूसरी सिचुएशन में आपके पास में वाटर है और वहाँ पर H पॉजिटिव के साथ में
रिएक्शन करवानी है, ठीक है। तो बहुत सिंपल 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 सी चीज़ होने वाली है आपके पास में। और सिंपल सी चीज़ क्या होगी, डबल बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक होगा। जैसे ही आपके पास में डबल बॉन्ड ब्रेक होता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा कम भीड़ की तरफ जाते हैं, तो ये हिस्सा क्या हो जाएगा आपके पास में, नेगेटिव हो जाएगा। अब इस नेगेटिव ओपनिंग के अंदर हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, ऐसे ग्रुप को पहले अटैच करवाएंगे जिससे कि आपके पास में एक प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो जाए। तो देखा जाए तो भैया यहाँ पे क्या प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है आपके पास में CH3, और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास में OH। ये बन जाएगा आपके पास में A वाला प्रोडक्ट। अब अगर जैसे ये बना है A, तो B क्या बन जाएगा आपके पास में, B वाले में अगर आप देखोगे तो आपने वाटर मिला के रखा है और इन अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो यहाँ पे आपके पास में ये क्या है 3 डिग्री, तो यहीं पर आपका ब्रेकडाउन हो जाएगा और यहीं पर क्या हो जाएगा आपके पास में, जो OH ग्रुप होगा वो जुड़ जाएगा, ठीक है। ये जो OH ग्रुप निकलेगा ना यहाँ से, वो कहाँ जुड़ेगा, यहीं पर जुड़ेगा। तो जो आपके पास में सेकंड यहाँ पर बनेगा वो बनेगा भाई, इधर पर ही OH जुड़ जाएगा और इधर पर ही क्या हो जाएगा आपके पास में CH3 भी जुड़ जाएगा। तो ये बना प्रोडक्ट A, ये बना प्रोडक्ट B। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, सही ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास में सेकंड वाला। तो सेवंथ का आंसर हो जाएगा आपके पास में सेकंड वाला, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है व्हाट इज द आई परसेंट। लो भैया, फिर से कितना सिंपल आ गया आपके पास में। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है। नंबरिंग देनी है 1 2 3 4 एंड 5। फोर्थ पोजीशन पे अमीनो है, 5 कार्बन है तो पेंटेन। और आपके पास में क्या देके रखा हुआ है रे भैया, आपके पास में देके रखा है पेंटेन नाइट्राइल, ठीक है। ये वाली कहानी देके रखी गई है। तो बस सिंपल सा फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जहाँ पर ये बोल के रखा गया है इन द गिवन रिएक्शन A एंड B रिस्पेक्टिवली क्रोमाइल क्लोराइड को बेस के साथ में कंबाइन करा गया, तो ए नाम का कोई आपके पास में प्रोडक्ट बन के रखा गया है। प्लस NaCl प्लस H2O बना है। और अगर सल्फ्यूरिक एसिड में अगर आप जो भी आपके पास में प्रोडक्ट बनेगा ये NaCl के साथ में, जो ए वाला है ना, वो उसको परऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हो तो आपको क्या मिल जाता है B। तो भैया क्रोमाइल क्लोराइड की रिएक्शन है। सेम क्वेश्चन 27 जनवरी का जो पेपर हुआ था शिफ्ट 1 का, उसमें पूछा गया था। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन है यहाँ पर, बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट। तो क्रोमाइल क्लोराइड के रिगार्डिंग कहानी क्या होती है, जब कभी भी क्रोमाइल क्लोराइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो आपके पास में बनता है सोडियम क्रोमेट, दैट इज Na2CrO4 फॉर्म हो जाता है। अब ये जो सोडियम क्रोमेट होता है ना, इसी सोडियम क्रोमेट Na2CrO4 को जब कंबाइन किया जाता है हमारे पास में मौजूद सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4 प्लस यहाँ पर होता है परऑक्साइड H2O2, तो बनने वाला जो आपके पास में प्रोडक्ट होता है ना, वो बनता है आपके पास में क्रोमियम का ऑक्साइड CrO5। और यही आपके पास में बार बार पूछा जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा रिपीट करा जा रहा है इस बटरफ्लाई स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये बटरफ्लाई वाला बनने वाला हमारे पास में क्वेश्चन होता है। तो बस भैया इतनी सी कहानी है। तो ऐसा कुछ रहता है यहाँ पे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर देखा जाए कौन सा आंसर है, तो फर्स्ट वाला इसका आंसर हो जाएगा। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ स्क्वायर पिरामिडल शेप। स्क्वायर पिरामिडल शेप किसका होगा, अनडाउटेडली Br5, ठीक है। Br5 का क्यों होगा, सॉरी Br ब्रोमीन आउटर मोस्ट शेल में होते हैं टोटल 7 इलेक्ट्रॉन, तो भैया एक हो गई इसके पास में लॉन पेयर, 4 हो गए इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे फ्लोरीन, और यहाँ पर एक जो होगा फ्लोरीन वो इधर पर आ जाएगा, ठीक है। तो बस रे भाई साहब यहाँ पर ये वाली कहानी होती है। इससे रिलेटेड मैंने पता है एक क्वेश्चन भी करवाया था जब मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ा रहा था, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन था कि जो एंगल्स होते हैं ना इसके अंदर 90 डिग्री के कितने एंगल्स पाए जाते हैं, ये वाला क्वेश्चन था। जाके देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी, तो एक बार आप देख सकते हो, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 पे मूव ऑन करते हैं। फाइंड आउट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी फॉर गिवन कार्बोकेटाइंस। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी अनडाउटेडली सबसे सिंपल सबसे सड़ा क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हो। इससे ईजी आपके पास में कुछ नहीं। अगर आप ये नहीं सॉल्व कर पाए तो भैया धिक्कार है आपके जीवन पे। क्यों, क्योंकि ये बचपन से सिखाते हैं कि 3 डिग्री आपके पास में सबसे स्टेबल होते हैं, उसके बाद में आते हैं 2 डिग्री वाले, फिर उसके बाद में आते हैं आपके पास में कौन, आपके पास में आते हैं 1 डिग्री वाले, फिर आते हैं खाली पीली। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला था कि भैया ये वाला जो पेपर है ना, अगर देखा जाए एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट पेपर, वहाँ से ये ईजी है। नाउ फिर बात कर लेते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है कि हेलोजन अटैच्ड टू बल्की ग्रुप अंडरगोज SN2। ओके भाई साहब, यहाँ पर ये वाली कहानी बोल के रखी है कि ऐसा हेलोजन जो बल्की ग्रुप के साथ में अटैच्ड होता है वो SN2 के साथ में
सॉरी SN2 रिएक्शन को परफॉर्म करता है। और स्टेटमेंट 1 बोलता है कि जो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होते हैं वो रिएक्ट विथ एक्सेस एथेनॉल एंड अंडरगोज टू द SN1 रिएक्शन। ठीक है भाई साहब, तो यहाँ पर ये वाली कहानी बोल के रखी है। देखो स्टेटमेंट 1 आपके पास में इनकरेक्ट है। ठीक है, क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि अगर आपको SN2 परफॉर्म करवानी है और किसी बल्की ग्रुप के साथ में हो तो बल्की ग्रुप क्या हो जाएगा, ऑलरेडी आपके पास में टर्शरी हो जाएगा। और हमें पता है SN2 रिएक्शन जो होती है वो प्राइमरी वाले बहुत अच्छे से कर पाते हैं, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 1 तो गलत है, परंतु स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स परंतु स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं, जहाँ पर ये बोल के रखा है सिंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन एंड बता के रखा है सॉरी हाइड्रोजन, सो डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज ग्रेटर देन NH3। ये वाली कहानी बता के रखी गई है। ओके जी, फिर बोल के रखा है स्टेटमेंट 2 लॉन पेयर डाइपोल इन नमोनिया is not in the direction of resultant bond dipole, while in case of NF3 the lone pair of the dipole is in direction of resultant bond dipole। ये आपके पास में बोल के रखा गया है। ठीक है भैया, कितनी सारी कहानी बोल के रख दी इन लोगों ने, ऐसा होता है ऐसा होता है ऐसा होता है। अब देखो यहाँ पर ये बोला गया था कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है हाइड्रोजन से, सो डाइपोल मूवमेंट NF3 का ज़्यादा होना चाहिए NH3 से। बिल्कुल गलत बात भाई साहब, नेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा कि इनके बीच में रिपल्शन भी ज़्यादा हो जाएगा। तो डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होगा आपके पास में, NH3 का। तो पहला स्टेटमेंट है फॉल्स। दूसरा बोलता है कि लॉन पेयर डाइपोल इन अमोनिया इज नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट बॉन्ड डाइपोल, वाइल इन द केस ऑफ NH3 लॉन पेयर जो डाइपोल होते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट डाइपोल बॉन्ड। ये भी भैया बिल्कुल कहते हैं, बिल्कुल पहले वाले को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की, जहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ के रखा है कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है ड्यू टू द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ बोहर एटम इज प्रोपोर्शनल टू द n⁻x द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पर फाइंड आउट करना है। अब भैया बहुत ईजी सा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 की वाली वैल्यू आपके पास में दे के रखी हुई है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं कैसे हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला लगाना रहता है। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू जो आपके पास में एल रहता है। वैसे इसको क्यू इंटू एल करके नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास में इसको कांस्टेंट से भी शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो होता है इलेक्ट्रॉन टू एम इंटू क्या हो जाता है एल, और एल क्या होता है हमारे पास में, एल होता है हमारे पास में एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये वाली कहानी थी। अब इसमें एंगुलर मोमेंटम की बात करते हो तो वो क्या होता है NH/2 पाई, और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो डाइपोल मूवमेंट इससे क्या निकल कर आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा किसके, एन के। तो ये वाली कहानी हो जाएगी। और मैग्नीट्यूड टू द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट ऑफ द बोहर एटम इज प्रोपोर्शनल टू द n⁻x। तो x की वैल्यू अगर आप यहाँ पर 2 रखोगे तभी जाकर क्या होगा, सही आंसर आ पाएगा। तो बस ये हो जाएगा इसका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। आपके पास में है बेंजीन, बेंजीन को मिलाया है हम लोगों ने कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ में, और उसके बाद में SnHCl, फिर आपके पास में है डायजोनियम सॉल्ट वाली रिएक्शन, और इन द प्रेजेंस ऑफ फिनॉल बी नाम का मेजर प्रोडक्ट आपके पास में बन रहा है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दे के रखे हुए हैं आपके पास में फलाना ठिकाना। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद में आंसर भी आपको पता चल जाएगा। तो देखो सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास में रखा हुआ है बेंजीन। ठीक है, ये रहा हमारे पास में बेंजीन। जब कभी भी इसके अंदर आपने मिला के रखा है कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड दैट इज HNO3, और साथ ही साथ में कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज HSO4, तो ये क्या होता है नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है, केस नंबर 1। उसके बाद में अगर आप इसके अंदर मिलाते हो SN इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो ये कन्वर्ट हो जाता है एनिलीन में दैट इज NH2। और इस एनिलीन में अगर आपने NaNO2 को यहाँ पर मिला दिया है विथ HCl एंड 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर के बीच में, तो ये क्या करता है, ये बना देता है डायअजोनियम सॉल्ट। और डायअजोनियम सॉल्ट को जब कभी भी फिनॉल के साथ रिएक्ट करा जाता है तो ये क्या करता है, एजोडाई ग्रुप का फॉर्मेशन करता है। और यही क्वेश्चन आपके पास में जो आपके पास में 30 जनवरी का पेपर था, नहीं 29 जनवरी का पेपर था, उसके शिफ्ट 2 में पूछा गया था। तो डायएजो उसमें पूछा गया था, शिफ्ट 1 में भी डायएजो का जिक्र हुआ था। तो देखो भैया कितना इंपॉर्टेंट है ये डायएजो ग्रुप आपके पास में। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, अगर तुम लोगों ने ढंग से पढ़ लिया तो तुम बहुत आसानी से नंबर को यहाँ पर गैदर कर सकते हो। तो आपके पास में बी नाम का प्रोडक्ट बन रहा है ये वाला। तो बस हो गया हमारा काम। बी नाम का प्रोडक्ट अगर ये वाला बन रहा है तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला। ठीक है, तो बस इजी है।
इसके बाद में हम लोग कहाँ हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्यूरिफिकेशन मेथड विच इज़ बेस्ड ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी के प्यूरिफिकेशन पे कौन सी मेथड बेस करती है, सिर्फ एक इकलौती, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन से क्या हो जाएगा कि आपके पास में क्रिस्टलाइज होकर जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो बॉटम में बैठ जाएंगी और जनरली जो बचा कुचा रहेगा वो लिक्विड के फॉर्म पे ऊपर तैरता रहता है। चलिए जी, तो अगला क्वेश्चन, H2TE इज मोर एसिडिक दिस एंड दिस। देखो यहाँ पर सल्फर और टेलेरियम की बात करके रखी गई है हाइड्रोजन के साथ में। तो ये बोल के रखा हुआ है कि जो टेलेरियम का हाइड्राइड होता है वो क्या होता है आपके पास में, ज़्यादा एसिडिक होता है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। ठीक है भाई साहब, ये वाली कहानी बोल के रखी गई है। फिर उसके बाद में बोल के रखा हुआ है कि स्टेटमेंट 2 में कि H2TE हैज़ मोर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देन H2S। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी H2S में क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब जरा समझो, सल्फर के मुकाबले टेलेरियम का जो शेप होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। बड़ा होगा तो इसको तोड़ने में कम एनर्जी लगेगी, तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी कम, जिस वजह से इसमें से H पॉजिटिव का निकलना होगा आसान। और H पॉजिटिव अगर इजीली निकलेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो ग्रुप है वो ज़्यादा एसिडिक होगा इससे। मतलब स्टेटमेंट 1 तो सही है पर स्टेटमेंट 2 गलत है, क्योंकि ये बोलता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसकी ज़्यादा है, जबकि साइज बड़ा होने की वजह से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घट जाती है। तो सही आंसर कौन सा होगा, फोर्थ वाला, स्टेटमेंट 1 जो है करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 क्या है आपके पास में, इनकरेक्ट है। ठीक है भाई, चलिए जी, नाउ क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ Mn2CO10। ओके भाई साहब, तो इसका स्ट्रक्चर कौन सा होता है, सेकंड वाला। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है आपके पास में, अगर आप लोग को पता है तो बहुत इजी है, नहीं है तो बहुत दिक्कत वाली बात है। तो भैया इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ। दो मैंगनीज आपस में हाथ पकड़ के खड़े हुए रहते हैं और बचे कुचे जो आपके पास में 10 वो रहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। वो 10 कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करते हैं, 5-5 की जोड़ी बनाते हैं और 5-5 की जोड़ियाँ बनाकर वो इस मैग्नीज के साथ में कंबाइन हो जाते हैं। तो बस वही बना देता हूँ मैं। यहाँ पर आ जाएगा CO, यहाँ पर आ जाएगा CO, यहाँ पर आ जाएगा CO और यहाँ पर आ जाएगा CO। ठीक है, तो बस ऐसी जोड़ी यहाँ पे बन जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ मेटाक्लोरोबेंजाल्डिहाइड विथ 50% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अब देखो ये 50% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किसकी याद दिलाता है, ये याद दिलाता है हमें कानीजारो रिएक्शन की। तो सिंपल सा ये कानीजारो रिएक्शन है, तो कानीजारो रिएक्शन आपको यहाँ पे परफॉर्म करनी थी। तो कानीजारो रिएक्शन को जब कभी भी आप यहाँ पे परफॉर्म करते हो तो चलो भैया मैं थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ ना। तो जब कभी भी आपके पास में 2 मोल्स ऑफ मेटाक्लोरो बेंजाल्डिहाइड होता है और इसकी रिएक्शन करवाई जाती है 50% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, तो भैया कानीजारो रिएक्शन है। तो कानीजारो रिएक्शन में क्या मिल जाएगा आपको, एक ग्रुप मिल जाएगा इस तरह से और यहाँ पर ये मेटा डायरेक्टिव होगा, तो इसको मेटा डायरेक्टिव कर देता हूँ। प्लस आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक और मेटा डायरेक्टिव क्लोरीन मिल जाएगा, परंतु साथ ही साथ में ऊपर की तरफ क्या है, इथाइल अल्कोहल भी प्रेजेंट होगा। तो अगर देखा जाए ये इसका आंसर है, तो सही आंसर कौन सा है, फर्स्ट वाला। ठीक है, इजीली पता चल गया। कानीजारो रिएक्शन अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन ईजी है, वरना ये भी बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं भैया। 20 नंबर का बोलता है, अगेन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है कि देयर इज़ अ रेगुलर इंक्रीज इन केमिकल रिएक्टिविटी फ्रॉम ग्रुप नंबर 1 to 18। बिल्कुल भी नहीं, ग्रुप 1 से 18 में रेगुलर नहीं होता है, इरेगुलरिटी होती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाउ सेकंड स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं हम लोग, जो बोलता है ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट आर बेसिक एंड ऑक्साइड ऑफ 17 इज एसिडिक। बिल्कुल सही। ग्रुप 1 आपके पास में एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं जो कि नेचर में होते हैं अल्कलाई, और ग्रुप 17 तक क्या होते हैं आपके पास होते हैं हेलोजन, जो नेचर में क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं। तो लेफ्ट टू राइट मूव जब कभी भी किया जाता है तो जो एसिडिटी होती है वो बढ़ती चली जाती है। तो राइट वाले ज़्यादा एसिड है तो लेफ्ट वाले क्या है, ज़्यादा बेस है। इसलिए स्टेटमेंट नंबर 1 तो फॉल्स है, परंतु स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है जी, चलिए थोड़े से क्वेश्चन बचे हुए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लेते हैं। हाउ मैनी स्पेक्ट्रल लाइन्स आर ऑब्टेन्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हीलियम आयन जम्प्स फ्रॉम 5वें ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में। तो देखो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का यहाँ पर सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है, दैट्स इट। तो स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भैया, इनर और आउटर डिवाइडेड बाय 2। तो इनर कौन सा था आपके पास में, इनर वाला आपके पास में 5वें से जस्ट एक इनर वाला वो है 4th, और आउटर वाला कौन सा है 5। अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे 2 से तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास में 10। तो यहाँ पर कितनी स्पेक्ट्रल लाइन बन रही हैं, 10 स्पेक्ट्रल लाइन बन रही है, ईजी।
नाउ क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, जहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 ये बोलता है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इंथैल्पी। डेल्टा एच में जो चेंज हो रहा है उसकी वैल्यू के बारे में ये पूछ रहा है। साथ ही साथ में ये बोलता है कि अगर रिएक्शन दे के रखी दिस 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 दिस, तो कैसी रिएक्शन है यहाँ पर, ये आपके पास में सिंपल सी रिएक्शन है। इन रिएक्शन नंबर 1 और रिएक्शन नंबर 2 की हेल्प से आपको क्या करना है, इस रिएक्शन को यहाँ बनाना है, जिससे कि आपका कहानी यहाँ पे पूरी तरह से सही सही हो जाने वाली है। तो अब देखो रिएक्शन को बनाने के लिए क्या करना जाएगा, रिएक्शन को बनाने के लिए अगर मैं यहाँ सेकेंड वाले में इक्वेशन नंबर जो 2 है उसके अंदर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 का, फिर उसको मैं माइनस कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1 से। ये वाला फॉर्मेट अगर आपने कर दिया तो ये वाले फॉर्मेट्स करने से क्या होगा, आपको एज इट इज़ प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्योंकि देखो अगर आप थर्ड वाली रिएक्शन के अंदर सॉरी जो सेकंड रिएक्शन है उसके अंदर 3 का मल्टीप्लाई करते हो तो 3 मोल्स ऑफ कार्बन मिल जाएंगे, साथ ही साथ में 3/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मिल जाएगा जो इसको निगलेक्ट कर देगा, साथ ही साथ 3 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएंगे। बाकियों में ज़रूरत नहीं क्योंकि 2 मोल्स ऑफ Fe यहाँ पर रखा हुआ है, सब कुछ यहाँ रखा हुआ है। तो मतलब इन दोनों को सॉल्व करने पर ये इक्वेशन बना सकते हैं। तो वो इक्वेशन कैसे बनाई, 3 इंटू फर्स्ट वाली जो आपके सेकेंड वाली रिएक्शन है वो, तो ये लिख दिया माइनस का 110, और आपके पास क्या होगा फर्स्ट वाली रिएक्शन जो कि है माइनस का 824। जस्ट सिंपल सा इसको कर देना है सॉल्व। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वो आ रहा है 494 किलो जूल पर मोल। तो ये हो गया सॉल्व। तो खैर इजी सिंपल सा क्वेश्चन था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22। नाउ बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच गिव फ्लेम टेस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। फ्लेम टेस्ट का सिंपल सा बता के रखा हुआ है भैया। तो टोटल 4 एलिमेंट्स होते हैं जिसमें कौन आता है, सबसे पहले कॉपर। कॉपर क्या देता है, हर रंग या बोला जाए जो ग्रीन कलर होता है, ठीक है, और उसके सेंटर में वैसे ब्लू होता है। फिर आपके पास आता है कैल्शियम जो कि क्या करता है, ईंट सरी का लाल कलर देता है, तो इसको मैं लिख देता हूँ ब्रिक रेड। फिर उसके बाद में अगला आता है स्ट्रॉन्ट्रियम क्रिम्सन रेड, और लास्ट में आता है आपके पास में आयरन जो कि क्या करता है, ब्राइट ब्लू, बहुत अलग अलग कलर करता है, ब्राइट ब्लू भी देता है, गोल्ड चमक भी देता है जब उसको बहुत गर्म करते हैं, और रेड कलर भी देता है। तो ये कहानी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाओ रे भैया। अच्छा कितने एलिमेंट हो गए टोटल, 1 2 3 4, टोटल 4 एलिमेंट है जो फ्लेम टेस्ट यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 जो कि बोलता है कंसिडर द गिवन रिएक्शन, दिस initial concentration, this concentration of N2O4 is this, after 30 seconds find out the formation of NO2 during the interval of this नियरेस्ट इंटीजर बता के रखा है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला लगाना है बस, और कुछ भी नहीं करके रखा इन लोगों ने। रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला आप कैसे लगाओगे भाई, बहुत सिंपल सा है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2O4 की, तो इनिशियली कितना था ये 3, और ख़त्म होकर कितना हो गया 2.75। कितनी देर में हो गया, 30 सेकंड में। तो इसका जब आपने सॉल्व करा तो कितना आ जाएगा 0.25/30। तो ये क्या आ गई आपके पास में रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखो जितनी स्पीड से N2O4 घटता है, ठीक है, उतनी ही स्पीड से NO2 बढ़ता है, ध्यान रखना। परंतु यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये 1 मोल है, ठीक है, ये क्या है 1 मोल, जिससे ये कितना मिल रहा है दुगना। अगर ये 1 होगा तो 2 मिलेगा, 2 होगा तो 4 मिलेगा, और अभी ये वाला जो N2O4 है वो कितना है 0.25/30 है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि 0.25/30 से कितना आपको यहाँ पर NO2 मिल जाएगा, तो आप क्या बता सकते हो कि सर रेट ऑफ NO2 ऑलवेज ट्वाइस या डबल ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन N2O4 के। तो यहाँ चले जाएगा हमारे पास में 15 बार, 5 दिए 15 और 5 25 हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा 0.5/3। सॉल्व करके देख लेना। सॉल्व करके जब आप इसको देखोगे, अच्छा एक और चीज़ है यहाँ पे 2 तो हो जाएगा, साथ ही साथ में क्या हो रहा है अगले 30 सेकंड तक और भी चलानी है रिएक्शन, तो यहाँ 60 का भी मल्टीप्लाई करना हो जाएगा। और सॉल्व करोगे जब आप सब कुछ, तो सब कुछ सॉल्व करने पर आपके पास आंसर आ जाएगा 1 मोल पर लीटर। लीटर को मैं ऐसा लिख देता हूँ एंड पर मिनट। ये इसको हो जाएगा सॉल्व। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24। नाउ बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, जहां पर बोलता है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग शो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। कितने कितने हैं यहाँ पे जो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन को शो करने वाले हैं। तो भैया टोटल आपके पास में 4 ऐसे ग्रुप होंगे जो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन को शो करेंगे। कौन कौन से, पहला तो होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड जो होता है उससे आपके पास में O नेगेटिव मिलता है, जो कि आपके पास में O2 नेगेटिव से लेकर
O2 तक फॉर्म कर सकता है। उसी तरह से अगर आप कॉपर के आयन की बात करते हो Cu पॉजिटिव, तो Cu पॉजिटिव क्या होता है, यहाँ पे कॉपर +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है और +0 भी हो सकता है। लिखो नहीं लिखो कोई फ़र्क वैसे पड़ता नहीं +0 से। उसी तरह से अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन Cl नेगेटिव भी हो सकता है, और कुछ अगर ऐसा मिल गया जो उसके पसंद का है तो वो +3 +5 और +7 भी हो सकता है। लास्ट में आता है ClO3 नेगेटिव, जिससे आपके पास Cl नेगेटिव भी मिल सकता है और Cl-7 भी मिल सकता है। तो ऐसी कुछ कहानी रहती है। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। तो भैया यही था हमारे पास में पेपर नंबर सेकंड, जो कि आपके पास में शिफ्ट 2 को है 30 जनवरी को। और ये पेपर ख़त्म होने के साथ से ये हमारा 30 जनवरी का कोटा हो चुका है पूरा। अब देखते हैं भैया कि 1 तारीख क्या नई सुबह लेकर आती है, कैसा आप लोग को पेपर मिलता है। तो फिर मिलता हूँ अब मैं आप लोगों को नए पेपर के साथ में। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।